नमस्कार, जोहार। मैं श्रुति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज के कार्यक्रम युव दर्शन के सेक्शन सौंदर्य उत्पाद एवं युवा चुनौतियों में। जी हां, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे सौंदर्य उत्पाद आज युवा आबादी के लिए एक चुनौती बन चुका है। दरअसल किसी भी फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, फैशन शो में या फिर किसी भी फंक्शन में हम जिन चेहरों को देखते हैं, हमें उन चेहरों में एक अलग ही निखार देखने को मिलता है और उन चेहरों को जो अलग बनाते हैं वो है मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन कई बार लोगों के पास पूरी सही जानकारी ना होने की वजह से लोग कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें साइड इफेक्ट या फिर ओवर मेकअप लुक जैसे अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे कुछ मेकअप आर्टिस्ट से और जानेंगे कि कैसे हम सही ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चयन कर सकते हैं, कैसे उसे प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ जानेंगे मेकअप आर्टिस्ट के लाइफस्टाइल के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट के करियर के बारे में। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, आशु त्यागी जो एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है और दूसरी पूजा, ये भी नेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आशु जी, आजकल मार्केट्स में काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ऐसे में ये आम समस्या बन गई है कि लोग प्रचार देखकर किसी भी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर लेते हैं। ये कितना घातक हो सकता है हमारे स्किन के लिए या फिर हमारे हेयर्स के लिए? आजकल जो ऐड बनाए जाते हैं वो सारे हमारे माइंड पे अटैक करते हैं, तो उसी का हम लोग जो भी ऐड देख रहे हैं उसको हम सच्चाई मान लेते हैं कि जो भी हम ऐड देखा तो वो सारा कुछ सही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि जो हम ऐड में दिखाया जा रहा है वो सारा कुछ सही होगा। उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसका मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे जिनको ज़्यादा नॉलेज होगी, उनसे सलाह करने के बाद ही हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। वरना क्या होता है, कभी कभी हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, जलन होता है, जिससे हमारी स्किन भी ख़राब हो सकती है। इसलिए सबसे मेन है कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अगर कोई चीज़ें ख़राब हैं तो उसको यूज ना करें, एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। जी। कई बार ऐसा होता है पूजा जी कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले उसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कंपोजिशन कितना महत्व रखता है और उसे पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कंपोजिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट्स हम बिना पढ़े, बिना टेस्ट किए नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, कैसा है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और उन्हें अप्लाई करने का तरीका क्या है। बहुत आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना टेस्ट किए, बिना पढ़े प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और यूज़ करने लगते हैं और उन्हें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। जैसे हमारी स्किन ऑयली है तो हम कोई भी ऑयल बेस्ड क्रीम यूज़ कर नहीं सकते हैं, हमें जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। साथ ही हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट क्या है। अगर वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, जो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। लेकिन अभी भी पूजा जी, कंपोजिशन तो हम पढ़ते हैं लेकिन उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है अभी लोग सारे प्रोडक्ट्स को कंपोजिशन को लेकर। कई बार लोग काफ़ी जल्दी कई बार लोग हड़बड़ी में होते हैं, जल्दीबाजी में कंपोजिशन नहीं पढ़ते हैं, या फिर ऐसी कई सारी घटनाएं हैं कि अगर एक क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो वो परमानेंट यूज़ करते ही आ रहे हैं, कुछ अलग वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का कंपोजिशन को लेकर अगर हम अवेयरनेस फैलाने की बात करें तो कैसे फैला सकते हैं अवेयरनेस? हम दूसरों को सजेशन दे सकते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर हमसे कोई पूछ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो हमें जितनी नॉलेज है हम उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके स्किन के अकॉर्डिंग क्या सही है। अगर किसी का फेस ड्राई है तो उन पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स जाएंगे वो हम उसको सजेशन दे सकते हैं। या फिर कोई भी इंसान कहीं ना कहीं पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे भी एडवाइस वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आशु जी, कई बार मेकअप लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मेकअप हटाना ये बहुत बड़ी बात होती है और इसमें काफ़ी सारी परेशानियां भी आती है। हाँ जी। तो मेकअप रिमूव करने का पूरा प्रॉपर तरीका क्या है?
देखिए, जब भी हम कभी मेकअप करते हैं तो उसको रिमूव करने का सबसे मेन रीज़न होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें कुछ कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लिनजिंग मिल्क वगैरह जो प्रोडक्ट है हमारा, मार्केट से हम बाई कर सकते हैं अच्छी कंपनी का। हर्बल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्लिंजर को हम लोग फेस पे लगाएंगे, देन हल्के हल्के मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद उसको कॉटन से हम लोग रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप आता है टोनर के लिए। जो टोनर क्या करता है, जो टॉक्सिन्स वगैरह हमारे स्किन पर रह जाते हैं या पोर्स मिनिमाइज हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए टोनर का यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद एक थर्ड स्टेप है हमारा, जैसे कि हमने क्लिंजर किया, टोनर किया, देन उसके बाद हम लोग स्मूथ करने के लिए, क्योंकि हमारा मेकअप किया हुआ है, स्किन हमारा थोड़ा ड्राई हो जाता है या फिर मेकअप लगाने से थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है, उसको स्मूथ करने के लिए, स्वस्थ स्किन के लिए हम लोगों को मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल, लेकिन कई बार लोग किसी फंक्शन से आए हैं या फिर ऑफिस से हम आते हैं तो हमें काफ़ी थकावट भी महसूस होते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं ना, कई बार फेस वॉश या फिर स्क्रब का यूज़ कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा मेकअप रिमूव हो गया। तो क्या फेस वॉश और स्क्रब के थ्रू पूरा मेकअप हम रिमूव कर सकते हैं? देखिए क्या है, जो फेस वॉश होता है उसका मेन काम है हमारा डस्ट वगैरह रिमूव करने का, लेकिन क्लिंजिंग मिल्क क्या करता है, वो अंदर डीपली मसाज करता है, क्योंकि जो काम हमारा क्लिंजर कर सकता है वो स्क्रब और हमारा फेस वॉश नहीं कर सकता है। तो हम मेन क्या करेंगे, क्लिंजर से ही हमें 2 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं, जिससे हम अच्छे से हम स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कई बार ऐसी घटनाएं भी आती है कि जब हम मेकअप रिमूव नहीं करते हैं और ऐसे ही रात में सो जाते हैं। तो पूजा जी, मेकअप रिमूव करना किसी भी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है? जी, किसी भी टाइप का स्किन क्यों ना हो, अगर हमने मेकअप लगाया है तो हमें मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेकअप रिमूव नहीं करते हैं और वैसे ही हम पूरे दिन रह लेते हैं या फिर सो जाते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमारे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन में पिंपल्स हो सकते हैं फेस पे। तो इसलिए हम लोगों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है मेकअप, चाहे हम कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेकअप लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप को हटाना। आशु जी, आप एक युवा है और कई हमारे युवा साथी हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा और किस तरीके की एक मेकअप आर्टिस्ट के जीवन में चुनौतियाँ आती है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस फील्ड में, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है, लड़कियां हैं तो वो स्टार्टिंग से बचपन से लोगों को आता है मेकअप करने के लिए, लेकिन एज ए बॉय में अपनी बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं अभी हम बात कर रहे हैं कि सारे मेकअप आर्टिस्ट को लेके, कोई जेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। जैसे सबसे मेन है कि हमारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए हमारा, क्योंकि जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो लोग बहुत लेट कर देते हैं कभी कभी, तो लेकिन हमारे अंदर संयम होना चाहिए कि क्लाइंट कितना भी लेट आए, लेकिन हमें उसका नॉलेज है तो हम उसी के टाइमिंग के साथ हम लोग वर्क कर सकते हैं अपना। सेकंड थिंग है हमारा कि वही नॉलेज है, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर नॉलेज हमें होना चाहिए। लेकिन अगर हमें नॉलेज ही नहीं है, हमने स्किन पे कुछ भी लगा दिया है, तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ है, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या क्या हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे मेन चीज़ हमारा मेकअप में है टेक्सचर एंड स्किन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना स्किन टेक्सचर देखते हैं क्लाइंट का, जो टेक्सचर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्टोरिंग वगैरह उसमें दे सकते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रोडक्ट, हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट के स्किन देखने के बाद हम देखेंगे तो उसको हम अच्छे सजेशन दे सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, एक मेकअप आर्टिस्ट के जीवन में काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, और अगर क्लाइंट से डील की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा चुनौती होता है वो है क्लाइंट्स के हाइजीन का ख्याल रखना। जी। तो पूजा जी, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाती हैं तो क्लाइंट्स के हाइजीन को लेकर क्या कुछ आप करती है, कैसा ख्याल रखती है क्लाइंट्स के हाइजीन का? जी हाँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों को हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों को मेकअप करने से पहले हम लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि हमारे हैंड्स क्लीन हो, सैनिटाइज़ करना चाहिए हम लोगों को अपने हैंड्स। उसके बाद हम लोगों को जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हमारे क्लीन होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जब भी हम मेकअप करने जा रहे हैं क्लाइंट्स के, तो हमारे फेस पे मास्क ज़रूर हो, क्योंकि मेकअप एक ऐसा काम है जो बहुत ही क्लोजली काम होता है, तो उसके लिए इसके लिए मास्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि पूरे प्रॉपर तरीके के साथ हम किसी भी क्लाइंट के साथ डील करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट।
कई जगह पे हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि कुछ जगह पे मेकअप आर्टिस्ट लिखा होता है और कुछ जगह पर ब्यूटिशियन लिखा होता है। जी। तो क्या मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि क्या ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों में कुछ फ़र्क है? हाँ, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि ब्यूटिशियन जो होता है उनका मेन वर्क है सैलून वर्क, जैसे कि वैक्सिंग कर रहे हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर है, हेयर कट्स वगैरह के लिए हम लोग उनको ब्यूटिशियन बोल सकते हैं। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का रोल अलग होता है, वो सिर्फ एक्सपर्ट होते हैं एक मेकअप से रिलेटेड। लाइक जैसे ब्राइडल एक्सपर्ट हो गए हैं, मीडिया मेकअप के लिए आर्टिस्ट अलग से आते हैं, या फिर फैशन शोज वगैरह हैं उनके लिए आर्टिस्ट अलग से आते हैं। तो उनका वर्क होता है वो सिर्फ मेकअप के फील्ड में ही मतलब एक्सपर्ट होते हैं। बाकी जो ब्यूटिशियन है उनका काम है कि सारे फील्ड में वो लोग जा सकते हैं। लाइक फेशियल है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, हेयर कट वगैरह करना है, वो सारा ब्यूटिशियन का काम होता है। मेकअप आर्टिस्ट का ओनली मेकअप से रिलेटेड ही हम लोग वर्क देखते हैं। मतलब मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ मेकअप से रिलेटेड ओनली ही सारा मेकअप, काम ओनली करते मेकअप कर सकते हैं। हैं। मेकअप करने का पूरा प्रॉपर तरीका क्या है आशु जी? देखिए, मेकअप करने का तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हम CTM से स्टार्ट कर सकते हैं। देन प्राइमर है, जैसे हमारा स्किन डैमेज होता है तो उसको एक बैरियर बनाने का काम करता है प्राइमर। तो प्राइमर लगाएंगे, देन उसके फाउंडेशन हम अकॉर्डिंग टू स्किन चूज करेंगे, प्लस उसका टेक्सचर देखेंगे, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका टेक्सचर देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक ब्लशर है, हाइलाइटर है, मतलब हेयर स्टाइल वगैरह, सारा कुछ हम लोग स्किन देखने के बाद ही करेंगे। कई बार मेकअप में हम लेंसेज का भी यूज़ करते हैं, आई जी, लेंसेज हाँ का। जी। तो पूजा जी, क्या आई लेंसेज जब हम यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो इससे क्या आगे चलकर कोई परेशानी हो सकती है, या फिर लेंसेज यूज़ करने समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि मेकअप के साथ साथ आजकल लोग लेंस भी कैरी करते हैं। तो लेंस लगाने का सही तरीका एक होता है, जैसे कि लेंस लगाने से पहले हमारे हैंड वॉश होने चाहिए, साथ ही हमारे हैंड्स गीले ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और लेंस को यूज़ करने से पहले हम लेंस को अपने हाथ के सेंटर पे रखेंगे, उसको पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्लीन करके अपने हाथ के सेंटर में रखेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट्स को बोल सकते हैं ऊपर देखने की ओर। उसके बाद हम लेंस को एडजस्ट करेंगे। लेंस एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है कभी कभी, लेकिन वो थोड़ा हो जाता है। अगर हम लेंस यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो लेंस जब तक काम हो तब तक ही यूज़ करें, शाम तक हम लोग लेंस को निकाल दें, क्योंकि जितना देर तक हम लेंस को कैरी कर रखेंगे उससे हमें ही तकलीफ होगी, उससे आंखों में दर्द भी हो सकता है, रेडनेस भी आ सकती है। इसलिए लेंस का यूज़ ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, और साथ ही लेंस यूज़ करके लेंस लगाकर तो कभी सोना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा था आशु जी कि मेकअप आर्टिस्ट का प्रॉपर काम होता है मेकअप करना। तो कितने तरह के मेकअप होते हैं? देखिए, मेकअप काफ़ी टाइप के होते हैं, तो इसका प्रकार तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अलग अलग फील्ड्स हैं सभी के। जैसे लाइक आप लगा लीजिए ब्राइडल एक्सपर्ट है, तो वो सिर्फ ब्राइडल में ही एक्सपर्ट रहते हैं। शादी वगैरह है, पार्टी मेकअप हो गया, आपका इंगेजमेंट टाइप हो गया, वो सारे ब्राइडल एक्सपर्ट में आते हैं। सेकंड थिंग है, हमारे टेलीविज़न मेकअप के लिए आर्टिस्ट अलग से होते हैं, जो मतलब बॉलीवुड हम कह सकते हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड है, उनका मेकअप अलग टाइप का होता है। आप चले जाइए रैम वॉक है, कैट वॉक टाइप है, उस फील्ड में आप जाएंगे तो उसका मेकअप आर्टिस्ट अलग आपको मिलेगा। हर चीज़ का मेकअप अलग टाइप का होता है। लेकिन जनरली जो है हमारे 3 टाइप के मेकअप होते हैं। जैसे आप कंटेम्प्रेरी ले सकते हैं। कंटेम्प्रेरी मीन्स वो दोनों का मिक्स होता है, जैसे कि रैम वॉक वगैरह पे जाते हैं तो कंटेम्प्रेरी मेकअप में हम जा सकते हैं। क्लासिक मेकअप है, आजकल आप देख रहे हैं आलिया भट्ट है, उनका मेकअप हुआ है, दीपिका पादुकोण है। कोई भी क्लासिक मेकअप मतलब कि न्यूड मेकअप है, हम लोग जा सकते हैं, वो क्लासिक मेकअप कहलाता है। एक है ट्रेडिशनल, मीन्स कि आपका क्या कल्चर है। जैसे आपका हिंदू का आप लगा लीजिए, वो अलग होता है, मुस्लिम अलग होता है, क्रिश्चियंस वगैरह का, सबका अलग अलग कल्चर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेकअप कर सकते हैं। वो सारे आते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेकअप में। अभी एक सोशल मीडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी मेकअप चल रहा है वो है एयर ब्रश मेकअप। तो पूजा जी, एयर ब्रश मेकअप में क्या कुछ खास होता है? किस तरीके से एयर ब्रश से हम मेकअप कर सकते हैं? जी हाँ, एयर ब्रश मेकअप एक स्प्रे बेस मेकअप है। उसको यूज़ करने का पूरा तरीका अलग होता है। वो हम लोग ब्रश से यूज़ नहीं करते हैं। एयर ब्रश मेकअप के लिए एक एयर गन आता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स अंदर डालकर उसको फिर स्प्रे करते हैं सर्कुलर मोशन में, और सेम डिस्टेंस रखते हैं, और उसके लिए डिस्टेंस 6 इंच का होना चाहिए। इस मेकअप में पूरा मेकअप लुक आपका नेचुरल लगेगा, और साथ ही वो लाइट वेट होगा, साथ में लॉन्ग लास्टिंग होगा। अक्सर हम ब्रश से जब मेकअप करते हैं तो कहीं कहीं हमारा बेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, लेकिन एयर ब्रश में ऐसा मेकअप
नहीं होता है कि मतलब वो ज़्यादा या कम लगे, वो इवनली एक जैसा हर जगह लगता है। तो पहले किस तरीके से मेकअप होती थी और अभी जिस तरीके से मेकअप हो रही है, काफ़ी सारी ब्रश अवेलेबल है, काफ़ी सारी टूल्स भी अवेलेबल है, तो क्या कुछ अंतर है? पहले लोग जाते थे ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी ट्रेडिशनल हमारा उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। आजकल क्या है, लोग सबसे ज़्यादा अगर वेडिंग की हम बात करें तो सब लोग चाहते हैं कि नेचुरल मेकअप लगे, जिसमें हमारा न्यूड मेकअप है, क्लासिक मेकअप है। क्लासिक मेकअप में हम लोग जा सकते हैं आजकल। लेकिन अगर बॉलीवुड है या फिर बात कर रहे हैं हम हॉलीवुड वगैरह की, या फिर मीडिया मेकअप की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा हम लोग अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग जो मेकअप है, हमारा ब्लशर वगैरह है, आई मेकअप है, थोड़ा सा हम लाउड कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट के लिए हम कुछ और मेकअप ट्राई करे थे, उन्हें किसी और तरीके का मेकअप चाहिए रहता है, लेकिन उनको जो हम मेकअप करके देते हैं उन्हें पसंद नहीं आता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है मेकअप आर्टिस्ट के जीवन में। तो इस सिचुएशन में एज अ मेकअप आर्टिस्ट पूजा आप कैसे डील करती हैं? जी हाँ, इस टाइम पे हम लोगों को क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन पे उतरना पड़ता है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो उनका एक्सपेक्टेशन पे हम नहीं उतरे, उनका मेकअप दूसरा हो गया, तो हम उनको बोल सकते हैं थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, और हमें जितना हो सके अपना बेस्ट रिजल्ट देना है, और जितना वो एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ज़्यादा अच्छा हमें उन्हें कर रिजल्ट देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको अपने काम में वो एक्सपेक्टेशन पूरा फुलफिल करके देना ही चाहिए। कहते हैं शिक्षा का साथ हमें हमेशा आगे बढ़ाता है, और शिक्षा का साथ हर क्षेत्र में ज़रूरी होता है। आशु जी, आप एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है, तो आपके अनुसार शिक्षा का साथ इस क्षेत्र में कितना ज़रूरी है? शिक्षा का साथ अगर हम बोलें कि मेकअप फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शिक्षा का हर क्षेत्र में कहीं पे भी आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, सबसे मेन हमारे लिए शिक्षा ही होती है। अगर हमारे पास शिक्षा ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कर भी पाएंगे तो उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे जहाँ पे शिक्षित लोग जाते हैं। तो मेन क्या है हमारा, सबसे पहले अगर मेकअप आर्टिस्ट की हम बात करें तो अगर हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात करते हुए क्लाइंट को पता चल जाएगा कि ये कितना एजुकेटेड है, कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, कैसे हम वे ऑफ टॉकिंग हमारा है, वो सारा हमारा शिक्षा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, हम किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि अगर हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हम लोग लगा रहे हैं, किस स्किन पे लगा रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है, तो वो हम सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो उस पर हम वर्क करेंगे। तो एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अच्छे से शिक्षित हो, देन उसके बाद ही हम लोग अच्छे से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के अलावा अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के अलावा एक व्यक्ति में और कौन कौन से गुण होने चाहिए मेकअप आर्टिस्ट के रूप में खुद को प्रेजेंट करने के लिए? तो वे ऑफ टॉकिंग, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको एकदम ना हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये हमारे मन की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लाइंट से बात करते हुए उनके बारे में जानेंगे कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, कैसा लुक आपको चाहिए, फिर आप कहाँ से आए, उससे एक बिहेव बनेगा हमारा आपस में। अगर हमारा बॉन्डिंग अच्छा बनेगा तो हम वर्क भी अच्छे से क्लाइंट के साथ कर सकते हैं कि हमें पता रहेगा उनका डिमांड क्या है, हम उन्हीं की डिमांड पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमें अपना स्किल भी दिखाना है तो उसके साथ साथ हम सजेशन दे सकते हैं क्लाइंट को कि आप ये वाला आप लुक करिए, या फिर इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे क्लाइंट भी वो समझते हैं और हम लोग दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें अपना स्किल भी दिखाना होता है। हाँ। तो पूजा जी, क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि ये लोगों का परसेप्शन होता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट है तो वो ज़रूर पूरे मेकअप में रहती होंगी, तो ये ज़रूरी है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो आप फुल टाइम मेकअप में रहे, या फिर आप बिना मेकअप के भी अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल दिखा सकती है? जी हाँ, जैसे कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सारा दिन मेकअप में ही रहूँ, या फिर मैं मेकअप में हूँ पूरे दिन तभी मैं मेकअप आर्टिस्ट कहलाऊँगी। मैं अपने काम से जानी जाऊँगी कि मेरा काम कैसा है, मैं कैसे लोगों को अपना काम दिखा रही हूँ, कैसे उन पर वर्क कर रही हूँ, तो मुझे लोग जानेंगे। क्योंकि नॉर्मली तो सभी मेकअप करते ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब मेकअप आर्टिस्ट है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम मेकअप आर्टिस्ट है तो हम सारा दिन मेकअप में रहें। हाँ, हमें मेकअप करना चाहिए, लेकिन हम एक लाइट मेकअप में ही रह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो पूरा मेकअप हम खुद ही लगा लें। कई बार कई ऐसे युवा साथी है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या सरकार का भी कुछ सपोर्ट मेकअप आर्टिस्ट को मिलता है, या कुछ सरकार के भी इंस्टीट्यूट चल रही हैं?
हाँ, आजकल क्या है ना, पहले बहुत सारे स्टार्टिंग था कि प्राइवेट सेक्टर से ही हम लोग वर्क करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी बहुत कुछ किया है हमारे इस फील्ड के लिए। लाइक जैसे हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, या फिर हेयर के क्लास करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है। स्किल इंडिया के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं सरकार ने, जिससे हम जो गरीब लोग हैं, जो मतलब पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट अभी स्कीम लेके आई स्किल इंडिया के थ्रू। उसी पे वर्क करके आप लोग फ्री में कोर्स कर सकते हैं, जिसका सारा पेमेंट गवर्नमेंट की साइड से ही होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब गरीब तत्व के लोग भी हर मुकाम तक पहुंच सकते हैं, हर पढ़ाई कर सकते हैं, हर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग काफ़ी हड़बड़ी में होते हैं या फिर अचानक से उन्हें कहीं जाना होता है, और अगर किन्हीं क्लाइंट के पास या फिर किसी भी हमारे युवा साथी के पास सिर्फ 5 मिनट है, तो आप क्या कुछ उन्हें सुझाव दे सकते हैं? उस 5 मिनट में वो अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, वो 5 मिनट में हम बेसिक मेकअप तो कर ही सकते हैं, लेकिन बेसिक मेकअप भी हम जब कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम CTM जरूर करें। CTM यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र, ये लगाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम डे के लिए निकल रहे हैं, डे लुक, तो हमें सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए। अगर नाइट के लिए नाइट मेकअप कर रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन स्किप कर देना चाहिए। फिर जो भी मेकअप करते हैं उसके बाद हम कर सकते हैं कंसीलिंग। अगर हमारे फेस पे कंसीलिंग नीड है तो ही हम करें, वरना स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन लगा कर थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा ले, साथ ही कुछ ब्लश, ब्रॉन्जर ऐड कर सकते हैं, और साथ में हम काजल और लिपस्टिक से अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं 5 मिनट्स में। अभी आपने जिक्र किया कि नाइट क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारी आशु जी प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हो चुके हैं। सन टैन से बचने के लिए सनस्क्रीन आ चुके हैं, पॉल्यूशन से बचने के लिए कुछ अलग क्रीम आ चुके हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम नाइट क्रीम हो या फिर सनस्क्रीन हो, इन सब का प्रयोग करने से पहले किसी एक्सपर्ट से जानकारी लें? जी, बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्किन अलग अलग टाइप का है, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं सबका अलग अलग टाइप स्किन होता है। अगर हमारा ड्राई स्किन है, लेकिन अगर हम उस पर ऑयली चीज़ें यूज कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हम ड्राई चीज़ें यूज नहीं कर सकते, उस पर उसको ऑयल चाहिए, क्योंकि हमारा मॉइस्चर कम है। इसलिए क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता, हम किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही हम लोग आगे यूज कर सकते हैं उसको। मेकअप करने के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है हमारा बेस। तो पूजा जी, बेस में जो हम फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, अक्सर लोगों को इसे लेकर काफ़ी सारी परेशानियां भी होती है। तो अपने स्किन टोन के हिसाब से हम फाउंडेशन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि हम लोगों का स्किन किस टाइप का है, हम लोग का अंडर टोन, स्किन टोन क्या है। हम लोग का अंडर टोन कूल हो सकता है, वार्म हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्सन देख सकते हैं अपने क्लाइंट के। अगर वो फेयर कॉम्प्लेक्सन के हैं तो हम फेयर के लिए बीच कलर का फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम उसके साथ पिंक शेड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर फेयर कॉम्प्लेक्सन में अगर हम डार्क फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं तो वो ऑब्वियसली ग्रे पड़ जाएगा, इसलिए। और साथ ही फाउंडेशन सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम क्लाइंट के जॉ लाइन पे थोड़ा फाउंडेशन टेस्ट करके देखें कि उसके नेक से मैच हो रहा है या नहीं। ये फाउंडेशन सेलेक्ट करने का बेस्ट तरीका होता है। फाउंडेशन से हटकर अगर हम आंखों की तरफ चलते हैं तो अभी मार्केट में काफ़ी कलरफुल काजल भी अवेलेबल है जी। कई लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो कई लोगों के मन में क्वेश्चंस भी रहता है कि हम ये जो काजल अप्लाई कर रहे हैं कहीं ये हमारे लिए खतरनाक तो नहीं हो सकता है। तो काजल, जो कलरफुल काजल्स आए हैं, उन्हें लेकर आशु जी आपकी क्या राय है? देखिए, काजल्स का क्या होता है कि अगर हम आइज़ पे लगा रहे हैं, अंडर लाइन पे लगाएंगे जहाँ पे टीयर्स वगैरह आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का नहीं ले रहे हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का हम लोग काजल यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नीड है, कभी कभी मेकअप्स है, ब्राइडल टाइप है, या फिर बहुत कम टाइम के लिए हमने मेकअप किया हुआ, तब हम लोग काजल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग काजल का यूज नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, हमारा आइज़ रेडनेस आ जाता है, आँखों में आंसू वगैरह आते हैं, तो इसलिए अवॉइड करेंगे काजल को ज़्यादा, लेकिन कभी कभी हम लोग यूज कर सकते हैं। वाकई आज के इस कार्यक्रम में हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ ली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम पे आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने और समझाने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे हम सही ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चयन कर सकते हैं, किस तरीके से हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सही तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने जाना कि एक मेकअप आर्टिस्ट का जीवन कैसा होता है, कैसे हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए करियर चूज कर सकते हैं।
अब आज्ञा दीजिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को। युव दर्शन के अगली कड़ी में मैं फिर आऊंगी एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाते रहिए। नमस्कार, जोहार।